डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिवपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेक्स एट्रियम लेक्चर सीरीज के 4th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज 4th लेक्चर माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव जी द्वारा एडजर्नमेंट एंड अमेंडमेंट इन सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा। इस लेक्चर सीरीज का शुभारंभ दिनांक 10 जनवरी 2021 को माननीय पोर्टफोलियो जज श्री जस्टिस आनंद पाठक साहब के मार्गदर्शन में और माननीय जिला न्यायाधीश श्री विनोद कुमार साहब के प्रयास से प्रारंभ किया गया है। इसके पूर्व श्री उमेश कुमार भगवती न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा डिफॉल्ट बेल पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया गया था। उसके पश्चात श्री मनोहर पाटीदार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अफेंस अगेंस्ट वुमेन प्रकरणों में अनुसंधान की प्रक्रिया समझाई गई थी और स्वयं मेरे द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस के संबंध में चर्चा की गई थी। तो इस संबंध में आज माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एडजर्नमेंट एंड अमेंडमेंट इन सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस के संबंध में चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि यदि कोई किसी को प्रॉब्लम पूछना है या क्वेरी करना है तो इस संबंध में चैट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख के और अपना पता लिख के छोड़ देंगे। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब लेक्चर समाप्त हो जाएगा उसके बाद माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय द्वारा किया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरीड, जस्टिस बरीड। इस वजह से एडजर्नमेंट और अमेंडमेंट की प्रोसीजर से भी जस्टिस डिले होता है। तो माननीय स्पेशल न्यायाधीश महोदय इसमें ये बताएंगे कि जस्टिस डिलेड नहीं होना चाहिए और जस्टिस डिनाइड भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों तथ्यों पर साफ प्रकाश डालेंगे। एडजर्नमेंट आज की कोर्ट की बहुत बड़ी समस्या है। एक पक्षकार एडजर्नमेंट चाहता है, दूसरा पक्षकार एडजर्नमेंट नहीं चाहता है। तो जब एडजर्नमेंट दिया जाना चाहिए तो न्याय संगत होना चाहिए। इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। तो इन सब तथ्यों को ध्यान रखते हुए मैं माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप इस तथ्य पर अपना प्रकाश डालें। माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, नमस्कार। सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश शिवपुरी। आज सिविल एवं आपराधिक मामलों के संशोधनों एवं प्रकरणों की सुनवाई के दौरान जो स्थगन दिए जाते हैं उनके संबंध में व्याख्यान देने हेतु यहाँ इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। है कि यह लेक्चर आप लोगों के लिए मार्गदर्शक होगा व न्यायालय में सुनवाई किए जाने वाले प्रकरणों के में जो विलंब कारित होता है उस हेतु कुछ मार्गदर्शन, उसको रोके जाने हेतु कुछ मार्गदर्शन आपको देगा। मैं अपने लेक्चर का आरंभ सर्वप्रथम ऋषि कात्यायन के द्वारा लिखी गई स्मृति जो लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व लेख की गई थी, उसमें विलंब, न्यायिक प्रक्रिया के विलंब में हो रहे दुष्परिणामों को रेखांकित करते हुए कहा गया था, न काल हरणम कार्यम राज्ञा साक्ष्य प्रभाषणे महान दोषो भयत कालाद धर्म व्यावृत्ति लक्षण। द किंग शुड नॉट डिले इन एग्जामिनिंग द विटनेसेस। ए serious defect, namely miscarriage of justice, would result owing to such delay. वास्तविकता यह है कि यदि साक्षियों के साक्ष्य लेखन में विलंब होता है तो चाहे वह सिविल मामला हो या आपराधिक मामला, उसका परिणाम प्रभावित होता है। साक्ष्यों की स्मृति कितनी है, हर मानव की स्मृति क्षमता अलग होती है। यदि डिले होता है तो स्मृति लाश जो होता है उसके कारण से वास्तविक साक्ष्य कभी कभी न्यायालय के समक्ष आने से रह जाता है। तो आज हम जो विलंब देख रहे हैं, इस विलंब को आज से 5000 साल पूर्व ऋषि कात्यायन के द्वारा भी रेखांकित करते हुए बताया गया था
कि किसी भी न्यायालय के समक्ष की जा रही कार्रवाइयों में साक्षियों के साक्ष्य लेखन में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान भारतीय न्याय प्रशासन में सबसे बड़ी चुनौती प्रकरणों के निराकरण में हो रहा विलंब पर लक्षित होता है। विलंब से मिला न्याय अन्याय की श्रेणी का माना जाता है। अतः न्याय प्रशासन से जुड़े सभी विचारशील व्यक्तियों को प्रकरणों के निराकरण में हो रहे विलंब के छोटे बड़े सभी कारकों पर विचार करते हुए उन्हें दूर करने का सार्थक प्रयास आवश्यक है। न्यायालयों में सिविल एवं आपराधिक प्रकृति के मामलों के निराकरण में मेरे दृष्टिकोण से इनके विचारण के दौरान पक्षकारों के द्वारा जो स्थगन लिए जाते हैं तथा सिविल मामलों में पक्षकारों द्वारा निरंतर जो अपने आवेदनों में संशोधन किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण विलंबकारी कारक ऐसे मामलों में निराकरण में बनते हैं। आज हम इन दो महत्वपूर्ण कारकों पर अर्थात सिविल व आपराधिक मामलों के विचार आवेदनों में संशोधन के प्रावधान एवं मामलों के विचारण के दौरान विधि सम्मत जो स्थगन दिए जा सकते हैं उनसे संबंधित प्रावधानों पर विचार करेंगे। सिविल एवं आपराधिक मामलों में आवेदनों में संशोधन संबंधी विधि जो प्रावधानित की गई है सिविल प्रक्रिया संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता दोनों में जो प्रावधान दिए गए हैं, सर्वप्रथम हम उन पर विचार करते हुए परिवाद पत्रों में आपराधिक परिवाद पत्रों में के आवेदनों में संशोधन के संबंध में जो व्यवस्था है उस पर विचार करते हैं। जहां तक आपराधिक मामलों में प्रस्तुत किए गए परिवाद पत्रों के आवेदनों में संशोधन किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं पाए जाते। दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 15 परिवाद की व्यवस्था करता है, किंतु इस अध्याय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया जाता जो एक बार प्रस्तुत कर दिए गए परिवाद के आवेदनों में किसी प्रकार के कोई संशोधन किए जाने की व्यवस्था देता हो। किंतु प्रत्येक आरंभिक सुनवाई अधिकारिता रखने वाले दंड न्यायालय जिसे किसी अपराध में संज्ञान लेने की अधिकारिता होती है, उसे अपराध में संज्ञान लिए जाने के राह में आ रहे सभी रोड़ों को हटाने हेतु सभी आकस्मिक एवं आंसांगिक बाधाओं को दूर करने की अंतर्निहित शक्ति भी प्राप्त रहती है। इसी दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखे जाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा S.R. सुकुमार विरुद्ध S. सुनाद रघुराम 2015-9 SCC 609 के मामले में विचारण न्यायालय के द्वारा परिवाद पत्र के आवेदनों में स्वीकार किए गए संशोधन की पुष्टि करते हुए यह व्यवस्था दी गई कि यदि परिवाद पत्र में इस प्रकृति का संशोधन चाहा गया है जो साधारण दुर्बलता और जिसे संशोधन के माध्यम से दूर किया जा सकता है तथा जिससे किसी के प्रति कोई अन्याय कारित होता भी नहीं पाया जा रहा है, तो ऐसे संशोधन अपराध में संज्ञान लिए जाने के पूर्व प्रक्रम पर स्वीकार किए जा सकते हैं। फलतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई उक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि आपराधिक परिवाद के मामलों में परिवादी के द्वारा यदि परिवाद पत्र के आवेदनों में ऐसी किसी सामान्य प्रकृति की तथ्यात्मक त्रुटि की गई है जो संशोधन आवेदन के माध्यम से दूर की जा सकती है, तो ऐसा संशोधन आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर जिस संशोधन से किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई अन्याय कारित न हो रहा हो एवं संशोधन इस प्रकृति का हो जिसके किए बिना बताई गई आपराधिक घटना के संबंध में न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया जाकर विचारण किया जाना दुष्कर हो रहा हो, तो ऐसे प्रकृति के संशोधन आवेदन को न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। यही एकमात्र व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो दी गई है उसके परिप्रेक्ष्य में आपराधिक परिवाद पत्र के मामलों में उनके आवेदनों में संशोधन किए जाने की व्यवस्था पाई जाती है। अब हमें देखना है कि ये संशोधन कौन से हैं जिन्हें न्यायालय परमिट कर सकता है किए जाने हेतु। वो मामले कौन से हैं जिनसे किसी के प्रति अन्याय न हो एवं संशोधन किए जाने से अपराध की संज्ञान लिए जाने की और विचारण किए जाने की अधिकारिता जो फ्लो है न्यायालय का उसमें अवरोध न हो। वो संशोधन सामान्य प्रकृति के होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिससे जो अपराध की घटनाक्रम बताया गया है उस घटनाक्रम में यदि कोई संदिग्धता दिखाई पड़ रही है तो वो दूर हो रही हो। ऐसे संशोधन स्वीकार नहीं किए जा सकते जिसके कारण अपराध जो बताया गया था उसकी मूल प्रकृति ही परिवर्तित हो रही हो। मान लीजिए किसी परिवादी के द्वारा एक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उसने बताया गया कि रात 8 बजे वो स्कूल जा रहा था, स्कूल जाते समय रास्ते में उसे जो है
किसी बाजार से गुजरते हुए जहां पर बहुत भीड़ भाड़ थी तथा वहां पर अंधेरा था और उस कारण से किसी व्यक्ति के द्वारा पीछे से आकर उस पर वार किया गया। वो भागते हुए उस व्यक्ति का उसने पीछा किया और उसे जो है प्रकाश के उजाले में उसने देखा कि धूप के उजाले में उसने देखा कि वो व्यक्ति कौन है। यहाँ पर तथ्य अलग अलग हो जा रहे हैं। एक जगह रात 8 बजे की बात बताई जा रही है, स्कूल जाने की बात बता रही है, दूसरी जगह बाजार भी लगा हुआ है और तीसरा उसके द्वारा धूप के प्रकाश में देखा जाना बताया जा रहा है। तो यहाँ पर घटना संदिग्ध होते हुए भी संदिग्ध नहीं है। वास्तव में वो दिन की घटना बता रहा है, क्यों रात 8 बजे लिख दिए जाने के कारण, वो रात शब्द के कारण पूरी स्थितियां परिवर्तित हो जा रही हैं। तो यहाँ पर वो रात शब्द को अगर संशोधन के माध्यम से हटाना चाहता है तो उसे हटाने की अनुमति उसे दी जानी चाहिए, अन्यथा रूप में क्लिष्टता आएगी विचारण के दौरान और जो वास्तविक न्याय पर न्यायालय को पहुंचना चाहिए उस न्यायिक व्यवस्था की दुर्बलता के कारण वो उस तक पहुंचने में अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि बचाव पक्ष के द्वारा या परिवादी पक्ष के द्वारा भी इस तथ्य को विचारण के दौरान स्पष्ट नहीं किया जा सकेगा। तो संज्ञान के पूर्व इस तथ्य को हटाने की अनुमति उसे संशोधन के माध्यम से दी जा सकती है। 138 के मामले हैं, परिवाद के मामले हैं। इन मामलों में परिवादी के द्वारा ये चेक का नंबर त्रुटिवश गलत लिख दिया है या वो तिथि गलत लिख दी गई है जिस तिथि को उसने चेक बैंक में प्रस्तुत किया, या बैंक का नाम गलत लिख दिया गया है, किंतु इनके जो दस्तावेज लगाए हैं उनमें वास्तविकता दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे परिवाद पत्र में ऐसे जो त्रुटि हो गई हैं जो एपरेंटली दिखाई पड़ रही हैं, इन संशोधनों को करने की अनुमति परिवादी को इस न्यायिक दृष्टांत में दी गई व्यवस्था के अनुरूप न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। और अगर परिवादी अधिवक्ता ऐसा कोई आवेदन लेके आते हैं तो उन्हें परमिट करना चाहिए, न कि उन्हें निरस्त करना चाहिए। ये एकमात्र यही व्यवस्था है जो आपराधिक मामलों में संशोधन किए जाने की अनुमति देती है। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता में इसके अलावा अन्य कोई व्यवस्था प्रावधान ही नहीं निर्मित किए गए हैं, लेकिन हम आगे इस न्यायिक दृष्टांत में दिए गए व्यवस्था के अनुरूप आगे चल के संशोधन स्वीकार कर सकते हैं। अब हम आते हैं सिविल मामलों में अवचनों में संशोधन की जो व्यवस्था दी गई है। इस संबंध में सिविल वाद में वादी के द्वारा वाद पत्र एवं प्रतिवादी के द्वारा अपना लिखित कथन एवं प्रतिवाद पत्र विचारण के दौरान अपने अवचनों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन अवचनों में संशोधन किए जाने के प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 17 एवं 18 में किए गए हैं। सर्वप्रथम हम उक्त दोनों प्रावधानों का परिशीलन करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या व्यवस्था दी गई है। इनमें इस आदेश एवं नियम में जो शब्द रखे गए हैं वो शब्द महत्वपूर्ण है। उन शब्दों को, उनकी व्याख्याओं को दृष्टिगत रखते हुए हमें संशोधन स्वीकार करना चाहिए। तभी हमें यह पता लगेगा कि संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य है या अस्वीकार किए जाने योग्य है। आदेश 6 नियम 17 व्यवस्था देता है कि न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार, यहाँ पक्षकार महत्वपूर्ण है, को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, यहाँ प्रक्रम महत्वपूर्ण है, किसी भी कोई भी प्रक्रम हो सकता है, अपने अवचनों को ऐसी रीत से और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायसंगत हो परिवर्तित करने या संशोधन करने की अनुमति दे सकेगा। और सभी ऐसे संशोधन किए जाएंगे जो पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। क्या होना आवश्यक है? पक्षकारों के बीच जो विवाद है, जिस विषय का विवाद है, उसके वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। आगे हम चलते हैं। इसका परंतु कहता है कि संशोधन के लिए कोई आवेदन विचारण के प्रारंभ हो जाने के बाद अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यानी विचारण यदि आरंभ हो गया तो उसके बाद अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। अब विचारण का आरंभ होना क्या है ये देखना महत्वपूर्ण है। आगे कहता है ये, परंतु कि जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि सम्यक तत्परता के बावजूद पक्षकार विचारण के आरंभ होने के पूर्व मामले को नहीं उठा सकता था। यहाँ पर इस परंतु की कठोर व्यवस्था जो थी कि विचारण के आरंभ हो जाने के बाद अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, शैल शब्द के साथ था, उसको आगे डाइल्यूट करते हुए कहा गया है कि कब कर सकेगा ऐसी स्थिति में, जब वो यह न्यायालय को इस निष्कर्ष पे पहुंचा देता है कि सम्यक तत्परता के बावजूद वह पक्षकार, वह जो है विचारण प्रारंभ होने के पूर्व
मामले को नहीं उठा सकता था। आगे हम इस पर विशद व्याख्या करेंगे, पहले हम प्रावधानों को देख लेते हैं। आगे आदेश 6 नियम 18 कहता है, ये संशोधन आवेदन स्वीकार किए जाने की बात की स्थिति को बताता है और बताता है कि आदेश के पश्चात संशोधन करने में असफल कब रहेगा पक्षकार और उसका परिणाम क्या होगा। यदि कोई पक्षकार जिसने संशोधन करने की इजाजत के लिए आदेश प्राप्त कर लिया है, उस आदेश द्वारा उस प्रयोजन के लिए परिसीमित समय के भीतर, उस आदेश को जिस समय अवधि में अपने दावे या जवाब दावे में जोड़ा जाना चाहिए था, उस समय के भीतर या उसके द्वारा कोई समय परिसीमित, यानी न्यायालय के द्वारा कोई समय नहीं दिया गया है, कोई समय अवधि नहीं दी गई है कि कितने समय में उसे उसमें जोड़ेगा, ऐसी कोई अवधि नहीं दी गई है, तो परिसीमित नहीं किया गया है, तो ऐसे आदेश की तारीख से 14 दिन के भीतर तदनुसार संशोधन नहीं करता। तो जब तक कि न्यायालय द्वारा उसका समय बढ़ा न दिया जाए, उसे यथास्थित यथापूर्वोक्त परिसीमित समय के या ऐसे 14 दिन के अवसान के पश्चात संशोधन करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यानी आदेश नियम 18 यह प्रावधान करता है कि यदि नियम 17 के तहत कोई आवेदन स्वीकार किए जाते हुए संशोधन की अनुमति किसी पक्षकार को दी गई है और उस आदेश में न्यायालय के द्वारा उस चाहे गए संशोधन को दावे या जवाब दावे में जोड़े जाने की एक परिसीमा दी गई है कि इतने दिवस के भीतर उसे इनकॉर्पोरेट करके प्रमाणित करा लिया जाए। तो यदि वो समय अवधि गुजर गई है या यदि न्यायालय के द्वारा कोई समय नहीं दिया गया है, तो 14 दिवस की प्रावधानित अवधि गुजर गई है, तो इसके उपरांत संशोधन को अपने दावे या जवाब दावे में जोड़े जाने की अनुमति न होगी, तब तक जब तक कि न्यायालय के द्वारा इस हेतु उसे अनुज्ञात न कर दिया जाए। तो ये प्रावधान जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए हैं संशोधनों के संबंध में। अब हम देखते हैं आदेश 6 नियम 17 के प्रावधान में जो शब्द विशेषकर बताए गए हैं, जिन शब्दों से इस प्रावधान का गठन किया गया है, उनका महत्व क्या है। पहला शब्द इसमें हम लेते हैं, न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को। सिविल मामले में 2 पक्षकार होते हैं, वादी या प्रतिवादी, इनके अतिरिक्त कोई पक्षकार नहीं होता। अर्थात वादी या प्रतिवादी को ही अपने अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति दी गई है। यदि कोई एलियन पक्षकार है, उस मामले में बन गया है या किसी कार्रवाई के दौरान आ गया है, तो उसे संशोधन की अधिकारिता नहीं होगी जब तक कि न्यायालय उस दावे में उसे पक्षकार के रूप में संयोजित न कर दे। महत्वपूर्ण तथ्य हुआ कि पक्षकार होना आवश्यक है, तभी वह दावे में या अपने दावे या जवाब दावे में संशोधन कर सकता है। इसके आगे का महत्वपूर्ण शब्द है कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर। कार्यवाहियों का प्रक्रम, कार्यवाही आरंभ होती है दावा प्रस्तुति के पश्चात से ही कार्यवाही आरंभ हो जाती है। कार्यवाही का अंत होता है निर्णय के प्रक्रम पर। निर्णय जैसे ही पारित किया जाता है, कार्यवाही समाप्त हो जाती है। तो न्यायालय में दावा प्रस्तुति के तत्काल पश्चात से निर्णय पारित किए जाने के पूर्व तक किसी भी प्रक्रम पर पक्षकार यानी वादी या प्रतिवादी अपने दावे या जवाब दावे में संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र हैं और वो विचारणीय होंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण वर्ग है अभिवचनों का। अभिवचन क्या है ये हमें देखना होगा। आदेश 6 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अभिवचन क्या है उस पर प्रकाश डालते हैं और अभिवचन बताए गए हैं कि वादी या प्रतिवादी के द्वारा जो वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है और प्रतिवादी के द्वारा जो लिखित कथन प्रस्तुत किया जाता है, उसमें लिए गए तथ्यात्मक सभी विवरण जो हैं अभिवचन हैं। तो अभिवचनों में ही संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय मैं उठाना चाहूंगा कि अभिवचन में क्या शीर्षक आते हैं या नहीं। तो इस दृष्टिकोण से जब हम आदेश 6 एवं परिशिष्ट का अवलोकन करते हैं तो उसमें शीर्षक भी सम्मिलित हैं। शीर्षक जिसमें वादी एवं प्रतिवादी के नाम, पते आदि का वर्णन रहता है। अब आदेश 1 नियम 10 का प्रावधान कहता है कि वादी यदि वाद पत्र में किसी पक्षकार को अनावश्यक पाया जाता है तो उसे विलोपित किया जा सकता है। अब
1/10 के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में कोई आवेदन आया और हम देखते हैं कि किसी पक्षकार को जोड़ना है या घटाना है, इस स्थिति में 6/17 का आवेदन भी अनिवार्य होगा, क्योंकि वह भी अभिवचन है। 1/10 का आवेदन स्वीकार कर लिए जाने मात्र से वहां पर वो जोड़े जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह अभिवचन है और अभिवचन में संशोधन के लिए 6/17 भी आवश्यक है। इसी के माध्यम से उसमें जो है अपने दावे या जवाब दावे में शीर्षक पद में भी कोई अभिवचन संशोधित कर जोड़ा या हटाया जा सकता है। आगे हम देखें, ऐसी रीत से और ऐसे निबंधनों पर जो न्याय संगत हों। यहाँ पर न्यायालय की न्यायिक विवेक पर डाला गया है कि ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय उचित समझे या जो उसे न्याय संगत लग रहा हो, उसके आधार पर ही ये आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वो न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए सभी दोनों पक्षकारों के विवादित जो विषय वस्तु है, उसके अंतिम निराकरण में जो जो सहायक चीजें हो सकती हैं, उन तथ्यों को अभिवचनों में जोड़े जाने या वहां अगर अनावश्यक है तो उन्हें हटाए जाने की अनुमति न्यायालय न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए देगा। अब आगे का शब्द इस प्रावधान में जो पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के उदाहरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, ये शब्दांश, ये वाक्यांश जो है महत्वपूर्ण है। न्यायालय के सामने कोई पक्षकार अगर कोई विवाद लेकर आता है तो न्यायालय उस विवाद के अंतिम निराकरण, जिससे कि आगे ऐसा विवाद पुनः न उठे, प्रयास करते हुए निर्णय पारित करने के लिए बाध्य है। ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय के सामने किसी पक्षकार के द्वारा कोई अपना अभिवचन लाया गया और उसमें ऐसी कोई दुरूहता है या अस्पष्टीकृत तथ्य हैं जिनके कारण वास्तविक जो प्रश्न है, विवादित बिंदु है, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, या प्रतिवादी के द्वारा जो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है उनमें जो उसने बचाव के आधार लिए गए हैं, उनमें कुछ ऐसे तथ्य रह गए हैं जिससे वास्तविक विवाद के तथ्यों को इनहेंस नहीं हो रहा है, वो स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। तो न्यायालय को यह देखना है कि क्या जो संशोधन चाहा गया है, ऐसे जो दावे या जवाब दावे में अस्पष्टीकृत जो है अभिवचन है, उनको स्पष्टीकृत करने के लिए है, या विवादग्रस्त जो विषय वस्तु है उसके जो और भी उससे आनुषंगिक जो है विवाद हैं, उनको स्पष्ट किए जाने के लिए है, या न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए, वो उस विवाद के अंतिम निराकरण में समर्थ बनाने वाले कोई अभिवचन है। इन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही न्यायालय को संशोधन आवेदनों का निराकरण करना चाहिए। इसमें आदेश 6 नियम 17 का परंतु महत्वपूर्ण है, जो संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि विचारण के प्रारंभ हो जाने के बाद अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यानी कोई संशोधन आवेदन विचारण का प्रारंभ हो जाने के बाद अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। अब यहाँ विचारण आरंभ कब होता है, यह महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, क्योंकि दावा प्रस्तुति के साथ ही कार्यवाही आरंभ हो गई, उस दावे में कार्यवाही आरंभ हो गई, लेकिन विचारण कब आरंभ हुआ, यह महत्वपूर्ण है। विचारण आरंभ तब माना जाता है, आगे हम इस पर न्यायिक व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे। यहां मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि विचारण के प्रारंभ होने का समय वह माना गया है जब हम उभय पक्षों के मध्य के विवाद के संबंध में वाद प्रश्न विरचित कर देते हैं। दोनों पक्षों के मध्य के जो विवाद हैं उनके आधार पर हम वाद प्रश्न, जिन पर हमें निराकरण करते हुए उभय पक्षों के साक्ष्य देते हुए उन वाद प्रश्नों का निराकरण कर निर्णय पारित करना होता है। वो वाद प्रश्न क्या है? जो विवाद बिंदु हमको दावे एवं जवाब दावे के अध्ययन से ज्ञात होते हैं, वो वाद प्रश्न है। और वाद प्रश्न जैसे विचार बनाया गया और वादी के साक्ष्य प्रकरण नियत किया गया, पक्षकारों के साक्ष्य प्रकरण नियत किया गया, वैसे ही वाद का विचारण आरंभ हो जाना माना जाएगा। तो यह परंतु यह व्यवस्था देता है कि विचारण के प्रारंभ हो जाने के बाद कोई संशोधन आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। लेकिन आगे यह व्यवस्था भी इसी प्रावधान में दी गई है कि यदि पक्षकार के द्वारा, जिसके द्वारा संशोधन चाहा गया है, उसके द्वारा न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया जाता है, ऐसे फैक्ट रखे जाते हैं न्यायालय के समक्ष जो यह स्पष्ट करते हैं कि जिस मामले को वह संशोधन आवेदन के माध्यम से न्यायालय के सामने लाते हुए उसे अपने दावे या जवाब दावे में जोड़ने की प्रत्याशा की गई है, वह अभिवचन इस प्रकृति का है कि जिसे सम्यक तत्परता के बावजूद भी
वह पक्षकार विचारण के आरंभ होने के पूर्व मामले में नहीं उठा सकता था। मान लीजिए कोई दावा स्वतः घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादी को यह तथ्य ज्ञात ही नहीं था कि उसके पिता के द्वारा यह भूमि क्रय कर ली गई थी और विक्रय पत्र के माध्यम से उनका स्वत्व अर्जित हो गया था। उसके द्वारा मात्र इस आधार पे कि वह उस भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से ही आधिपत्य कर सभी के ज्ञान में रहते हुए आधिपत्य करते हुए स्वयं को स्वामी के रूप में दर्शित करते हुए उस पर अपना स्वत्व अर्जित कर लिया गया है। और इसका जो है इन्हीं ग्राउंड पे उसके द्वारा नामांतरण कराते हुए राजस्व अभिलेखों में भी उसका नाम भूस्वामी के रूप में दर्ज है। और अब जो है प्रतिवादी के द्वारा उसको चैलेंज किया जा रहा है, जिससे उसके पिता के द्वारा वो जमीन खरीदी गई थी। ये तथ्य उसके दावा लाए जाने के पूर्व तक संज्ञान में नहीं था। वह ये तथ्य ला देता है कि उसे वह विक्रय विलेख जो उसके पिता के पक्ष में लिखा गया था वह उपलब्ध नहीं था दावा प्रस्तुत किए जाने के समय या विचारण आरंभ होने के समय। अब वह उसे यह दस्तावेज उपलब्ध हुआ है। इस दस्तावेज के लाइट में वह जो है दावे में यह संशोधन जोड़ने की प्रत्याशा कर रहा है कि उसके पिता के द्वारा ए से यह भूमि फलाफलासन में क्रय कर ली गई थी, जिस कारण से वह उस स्वत्व के आधार पर स्वत्व अर्जित किया था और उस स्वत्व के आधार पर वह दावा आगे चलाना चाहता है। ऐसे बिंदु को अगर न्यायालय अस्वीकार कर देती है तो हम वास्तविक विवादित बिंदु को इस प्रकृति का निराकृत नहीं करेंगे जिसे अंतिम निराकरण माना जा सके, और इससे वाद बहुलता पर अवरोध न लगेगा, वरन बाद में विवाद और बढ़ेंगे और उनके कारण से वाद बहुलता भी बढ़ेगी। इस कारण न्यायालय को वहां पर यह देखना चाहिए कि क्या सम्यक तत्परता के पश्चात भी पक्षकार को ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं थे जिन तथ्यों के संबंध में वह विवेचन लेकर न्यायालय के समक्ष संशोधन आवेदन के माध्यम से आया है। आगे हम देखते हैं आदेश 18 के संबंध में हमने आगे विचार करेंगे कि यदि संशोधन स्वीकार किया गया है और उसके द्वारा दी गई समयावधि में संशोधन को समाविष्ट नहीं किया जा सका किन्हीं कारणों से, या 14 दिन का प्रावधानित जो है समयावधि है, यदि न्यायालय के द्वारा समय नहीं दिया गया है उसमें नहीं संशोधन समाविष्ट किया जा सका अपने अभियोजनों में, तो क्या न्यायालय को कैसा रुख अपनाना चाहिए? यद्यपि इसमें इस प्रावधान में दिया गया है कि अनुज्ञात नहीं किया जाएगा समयावधि व्यपगत हो जाने के उपरांत, किंतु न्यायालय को यहाँ पर अत्यधिक न्यायिक दृष्टिकोण का अपनाते हुए कि क्या जिस संशोधन को उसके द्वारा न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया गया था और आवश्यक पाया गया था कि विवाद के अंतिम निराकरण हेतु आवश्यक विवेचन है, और उन्हें उसके द्वारा जो है स्वीकार करते हुए दावे या जवाब दावे में जोड़े जाने की अनुमति दी गई थी, वह एक केवल टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण कि वो किन्हीं कारणों से समयावधि में उसे संशोधन को समाविष्ट करने से चूक गया है, रोक देना उचित होगा। प्रायः न्यायालय स्वयं यह समझ जाएगा कि इसे रोका जाना अनुचित होगा, तो अनुज्ञात किया जाना चाहिए। हाँ, ये देखा जाए कि पक्षकार के द्वारा अनावश्यक विलंब कारित करने के लिए ऐसा कार्य किया गया है और जिसके कारण से विचारण में विलंब हुआ है, तो शास्ति भले ही लगा दे दूसरे पक्षकार को जो क्षति पहुंची है समय व्यपगत होने से, लगातार पक्षकारों के न्यायालय में आने से, उसके आर्थिक जो क्षति हुई है उसके कारण से उस पर शास्ति लगा दे, लेकिन उसे अनुज्ञात करना चाहिए ऐसे संशोधनों को जिसे उसके द्वारा स्वीकार किया गया है दावे या जवाब दावे में जोड़े जाने हेतु। अब हम आगे देखते हैं कि आदेश 6 नियम 17 का प्रावधान के परिशीलन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्रवाई में पक्षकारों को जो अभियोजन में संशोधन के लिए आवेदन लेकर आए हैं उस पर अत्यधिक नरमी पूर्वक विचार किए जाते हुए उनका निराकरण किया जाना चाहिए, किंतु यह भी देखा जाना चाहिए कि अनावश्यक अभियोजन तो नहीं है जिनके कारण से केवल पक्षकार का उद्देश्य प्रकरण की कार्यवाही को लंबित रखने का हो, जिससे वो न्याय को डिफीट करना चाह रहा हो। पक्षकार कार्यवाही के किसी भी प्रकरण पर दावा प्रस्तुति किए जाने से लेकर अंतिम निर्णय पारित किए जाने के पूर्व तक किसी प्रकरण पर आवेदनों में संशोधन कर सकता है। यह भी स्पष्ट हो चुका है
प्रावधान में इस प्रावधान का आरंभिक वाक्यांश ही इसे जो है स्पष्ट करता है। फिर आगे हम देखें तो न्यायालय प्रस्तुत संशोधन आवेदनों पर जो संशोधन पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों का उदाहरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो और ऐसी रीत और निबंधनों पर न्यायालय जो न्याय संगत हो, न्यायालय के द्वारा संशोधन स्वीकार किए जाने एवं अविवेचनों में परिवर्तन या संशोधन किए जाने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान का परंतु के संबंध में भी हमने विचार किया कि वो जो है उस स्थिति में ही दिया जा सकता है जबकि पक्षकार के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाए कि दावा का विचारण आरंभ होने के पूर्व सम्यक तत्पर रहने के उपरांत भी वह ऐसे चाहे गए संशोधन के तथ्यों को ज्ञात नहीं कर सका था और विचारण आरंभ होने के तत्काल उपरांत उसके द्वारा ज्ञात तथ्यों को न्यायालय के समक्ष संशोधन के माध्यम से अपने अवचनों में जोड़े जाने हेतु लाया गया है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए संशोधन आवेदनों का निराकरण उदारता पूर्वक किए जाते हुए संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे पक्षकारों के मध्य विवाद के निराकरण हेतु समुचित विवादक स्पष्ट हो सके, उनके मध्य के विवाद बिंदु का पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सके व एक ही मामले की विषय वस्तु पर संबंधित पक्षकारों के मध्य के सभी विवादित बिंदुओं का अंतिम निराकरण हो सके, जिससे वाद बहुलता पर रोक लग सके। तत्परिप्रेक्ष्य में सिविल न्यायालयों के पास संशोधन आवेदनों पर व्यापक विवेकी अधिकार प्राप्त हैं, किंतु इस विवेकी अधिकार का प्रयोग न्यायालय को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए अत्यधिक विचारशीलता का प्रयोग करते हुए उपयोग में लाना चाहिए। इस संबंध में अब हम आगे देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा संशोधनों को किन परिस्थितियों में स्वीकार करना चाहिए, किन परिस्थितियों में अस्वीकार करना चाहिए, उस पर क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। सर्वप्रथम हम गंगाबाई व अन्य विरुद्ध विजय कुमार व अन्य AIR 1974 SC 1126 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अवलोकन करते हैं, जिसमें किन परिस्थितियों में संशोधन आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, इस पर व्यवस्था दी गई है और बताया गया है कि जहां चाहा जा रहा संशोधन पक्षकारों के मध्य के विवादित बिंदु के न्यायिक विनिश्चय हेतु अनावश्यक हो, जहां पक्षकार एक नया ही मामला न्यायालय में के समक्ष लाना चाह रहा हो जो कि उसके दावे के मूल चरित्र को ही बदलने वाला हो, या जहां चाहे जा रहे संशोधन से दावे के दूसरे पक्षकार के पक्ष में उद्भूत हो चुके किसी अधिकार किसी वैधानिक अधिकार को क्षति पहुंचाने की आशंका हो, या जहां दुर्भावनापूर्वक संशोधन का आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसे संशोधन आवेदनों को न्यायालय के द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसी बिंदु पर माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा श्री 1008 पार्श्व दिगंबर जैन तारापंथी पंचायती धर्मशाला ग्वालियर विरुद्ध दर्शन लाल हवलानी 2009 1 MPLJ 2004 के मामले में किन परिस्थितियों में न्यायालय को प्रस्तुत किए गए संशोधन आवेदनों को स्वीकार किए जाने के पूर्व विचार किया जाना चाहिए, इस पर व्यवस्था देते हुए बताया गया है कि यदि चाहे जा रहे संशोधन से दावे का मूल स्वरूप परिवर्तित न हो रहा हो, उससे वाद बहुलता रोकी जा सकती हो, चाहे जा रहे संशोधन से किसी के प्रति अन्याय घटित न हो रहा हो, या किसी के अधिकारों पर इस प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़ रहा हो जो अपूर्णीय हो, एवं संशोधन चाहने वाला पक्षकार यह स्पष्ट कर रहा हो कि वाद का विचारण आरंभ होने के पूर्व तक वह सम्यक तत्परता रखते हुए भी उस मामले को न्यायालय के समक्ष नहीं ला सका था, तब वह न्यायालय जो है ऐसी स्थिति में आवेदनों को स्वीकार कर सकता है। अर्थात इन दोनों न्यायिक दृष्टांतों में जो व्यवस्था दी गई है उसको न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए संबंधित प्रकरण में प्रस्तुत किए गए आवेदनों एवं उसमें पूर्व से लिए गए अवचनों को परिशीलन करते हुए न्यायालय को अपने न्यायिक विवेक से यह निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि क्या वह आवेदन उस प्रकरण के अंतिम निराकरण हेतु आवश्यक है। यदि आवश्यक पाया जाता है तो स्वीकार किया जाना चाहिए, यदि अनावश्यक पाया जाता है तो अस्वीकार किया जाना चाहिए।
इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विद्याबाई विरुद्ध पद्मलता AIR 2009 SC 1433 एवं माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा अविनाश कुमार राय विरुद्ध सुश्री छाया राय व अन्य 2017 पार्ट 4 MPLJ 555 में दिए गए दिशा निर्देश भी अवलोकनीय हैं। इन न्यायिक दृष्टांतों का आप अवलोकन कर सकते हैं। उनमें भी यही व्यवस्था दी गई है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि न्यायालय को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग उस मामले विशेष की परिस्थितियों को देखते हुए जो विवादित बिंदुओं हैं उनका अंतिम निराकरण पहुंचने हेतु यदि आवश्यक पाए जा रहे हैं, वो संशोधन जिन्हें वह दावे या जवाब दावे में जोड़ना चाह रहा है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए आवेदन, एवं उसे संशोधन किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अन्यथा स्थिति में आवेदन को निरस्त किया जाना चाहिए। आदेश 6 नियम 17 CPC का प्रावधान 2 भागों में है, जहां प्रथम भाग विचारण आरंभ होने का पूर्व का है, वहीं द्वितीय भाग विचारण प्रारंभ होने के पश्चात की स्थिति का है, जिसके संबंध में हमने ऊपर व्याख्या में देखा है। अब हम इस बिंदु को विचार में लेते हैं कि सिविल मामले में विचारण का आरंभ होना कब माना जाएगा। जैसा कि आरंभ में मैंने बताया कि संक्षेप में कि विचारण का आरंभ होना इशू यानी विवादक विरचित किए जाने के उपरांत साक्ष्य प्रकरण प्रथम बार लगाए जाने की स्थिति से होता है। इस स्थिति को आगे हम माननीय न्यायालयों के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भी देखकर इस पर समझने का प्रयास करेंगे कि क्या विचारण का आरंभ कब आरंभ माना जाएगा विचारण का, और किस स्थिति में परंतु वाला खंड लागू होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अजेंद्र प्रसाद जी N पांडे व अन्य विरुद्ध स्वामी केशव प्रकेश दास जी N व अन्य AIR 2007 SC 806 में के मामले में, एवं माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा श्रीमती शकुंतला बाई विरुद्ध राजेंद्र कुमार व अन्य 2014 5 MPHST 417 के मामले में ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आई है। श्रीमती शकुंतला बाई विरुद्ध राजेंद्र कुमार वान्य का मामला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आई है। और माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा अविनाश कुमार राय विरुद्ध सुश्री छाया राय व अन्य 2017 4 MPLJ 555 के मामले में यह व्यवस्था दी गई है कि विचारण का आरंभ तब माना जाएगा जब वाद प्रश्न विरचित किए जाते हुए साक्ष्य प्रकरण नियत कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस परंतु के में दिए गए प्रावधान को निर्देशात्मक माना है, आदेशात्मक नहीं माना है। राजेश विरुद्ध KK मोदी 2006 4 SCC 385 के मामले में व्यवस्था दी है कि यह प्रावधान जो परंतु के माध्यम से जोड़ा गया है वह आज्ञापक न होकर निर्देशात्मक है, अर्थात इसे अत्यधिक कठोरता पूर्वक नहीं लेना चाहिए कि विचारण आरंभ हो गया तो उसके बाद आवेदन को हम सुनवाई में ही न लें और स्ट्रेट फॉरवर्ड हम उसे रिजेक्ट करना चालू कर दें। इसे निर्देशात्मक माना है और उसके परंतु का दूसरा खंड भी जिसको बल देता है कि इस आवेदन को जो विचारण आरंभ होने के पश्चात भी प्रस्तुत किए गए हैं कि इन परिस्थितियों में हम स्वीकार कर सकते हैं। यदि वो परिस्थितियां वादी या प्रतिवादी स्पष्ट कर देता है तो उक्त प्रावधान स्वयं में ही यह स्पष्ट करता है कि ऐसी स्थितियों में आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः यह निर्देशात्मक प्रावधान है। किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चंद्रकांत बंसल विरुद्ध राजेंद्र सिंह आनंद 2008 5 SCC 117 के मामले में और माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा प्रताप व अन्य विरुद्ध गणेश राम व अन्य 2014 2 MPLJ 464 के मामले में यह व्यवस्था दी गई है कि विचारण आरंभ होने के उपरांत यदि संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो आवेदक को न्यायालय के समक्ष यह कठोरता पूर्वक स्थापित करना होगा कि वह विचारण आरंभ होने के पूर्व तक संशोधन में चाहा जा रहा मामला सम्यक तत्परता से के उपरांत भी न्यायालय के समक्ष उठाने में क्यों असफल रहा, अन्यथा उसका आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर माननीय न्यायालयों के द्वारा दी गई यह व्यवस्था परंतु के प्रथम खंड और द्वितीय खंड की कठोरता
और उसके सकारण होने के दी गई व्यवस्था को ही रेखांकित करता है और यह स्पष्ट करता है कि यदि पक्षकार के द्वारा अपने आवेदन में न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट नहीं कर दिया जाता कि विचारण आरंभ होने के पूर्व जो संशोधन वो आज लेकर आ रहा है उन संशोधनों में दर्शित किए गए तथ्यों की जानकारी उसे किन कारणों से नहीं थी और सम्यक रूप से वह स्थापित नहीं कर देता उन कारणों को, तब तक उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और किंतु इसके विपरीत यदि वह यह तथ्य स्थापित कर देता है कि वास्तव में सम्यक तत्पर रहने के बावजूद भी इन तथ्यों की जानकारी उसे विचार आरंभ होने के पूर्व नहीं थी, तो स्वीकार किए जाने में समर्थ होगा। इस बिंदु पर बलदेव सिंह व अन्य विरुद्ध मनोहर सिंह व अन्य एआईआर 2006 एससी 2832 एवं सुशील कुमार जैन विरुद्ध मनोज कुमार जैन व अन्य एआईआर 2009 एससी 2544 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एवं राजेंद्र दीक्षित विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आईएलआर 2015 एमपी 1461 एवं राधाबाई विरुद्ध शंकरलाल काक्षी आईएलआर 2015 एमपी 2352 के मामले में माननीय सर्वोच्च मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश भी अवलोकन किए जाने योग्य हैं, जिनमें भी इन्हीं परिस्थितियों का पर विशद व्याख्या करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किन परिस्थितियों में यह माना जाएगा कि वादी या प्रतिवादी के द्वारा विचारण आरंभ होने के पूर्व उन तथ्यों की जानकारी नहीं थी जिन तथ्यों को वह विचारण आरंभ होने के पश्चात संशोधन आवेदन के माध्यम से न्यायालय के समक्ष लेकर आया है, और किन परिस्थितियों में यह माना जाएगा कि नहीं वह उसके द्वारा बताए जा रहे तथ्य वो उसके पूर्व के ज्ञान में रहे और इन कारणों से उसका आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। वादी की अपेक्षा प्रतिवादी के वचनों में संशोधन के लिए किए जाने के लगभग वही नियम है, लेकिन न्यायालय को प्रतिवादी को के आवेदनों को स्वीकार किए जाने में अधिक लिबरल होना चाहिए। उसका कारण यह है कि प्रतिवादी के द्वारा अपने बचाव में एक से अधिक अभिवचन लिए जा सकते हैं, एक से अधिक आधारों को जो है अभिवचनित किया जा सकता है। वादी किसी एक आधार पर या दो आधार पर दावा लाया है, उन्हीं आधारों पर अवलंबित रहेगा, किंतु प्रतिवादी के द्वारा उन आधार जो वादी के द्वारा लिए गए दावे के आधारों का खंडन करने हेतु एक से अधिक आधारों पर अपना बचाव किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसके संशोधन आवेदन जो प्रकरण में प्रस्तुत किए जाते हैं वो स्वीकार किए जाने में न्यायालय को जरा उदारता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा चाहे जा रहे बचाव के आधारों से जिसे वह एक से अधिक भी ले सकता था, किसी भी पक्ष को उसके अन्य तथा उससे किसी भी पक्ष को अन्याय घटित होने की कोई संभावना भी नहीं रहती, क्योंकि साक्ष्य के दौरान वादी उसके संबंध में संपूर्ण तथ्य उस अभियोजन जो आधार बचाव का लिया गया है उसके संबंध में प्रतिवादी से प्रश्न कर सकता है, उसका खंडन कर सकता है। किंतु इसके उपरांत भी उन जो दिशा निर्देश हैं संशोधन आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के या जो प्रावधान में विशेष परिस्थितियां दी गई हैं वह प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन आवेदन पर भी उन्हीं मानदंडों के अनुरूप लागू होती हैं और उसे भी न्यायालय को देखते हुए यद्यपि उदार दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए, लेकिन उनका भी पालन किया गया है या नहीं ये देखे जाते हुए प्रतिवादी के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए। इस संबंध में उषा बाला साहिब स्वामी व अन्य विरुद्ध किरण अप्पासो स्वामी व अन्य एआईआर 2007 एससी 1663 एवं सुशील कुमार जैन विरुद्ध मनोज कुमार व अन्य 2009-14 एससीसी 38 में तथा अजीत सिंह व अन्य विरुद्ध देवेश प्रताप सिंह व अन्य 2018 एक एमपीएलजे 374 के मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा जो दिशा निर्देश प्रतिवादी के द्वारा अपने जवाब दावे में संशोधन हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदनों के संबंध में दिए गए हैं वे अवलोकनीय हैं, उनमें भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। संशोधन आवेदन का मात्र विलंब से प्रस्तुत किया जाना चाहे गए संशोधन आवेदन को निरस्त किए जाने का एकमात्र आधार नहीं होता। प्रायः यह भी देखने में आता है कि न्यायालय के द्वारा न्यायालय के समक्ष निर्णय के पूर्व के प्रक्रम पर
जहां वादी एवं प्रतिवादी के साक्ष्य समाप्त हो गए हैं, उसके बाद किसी पक्षकार के द्वारा एक आवेदन संशोधन का लाया जाता है और न्यायालय के द्वारा यह देखे जाते हुए कि प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय अवरोध उत्पन्न कर रहा है यह आवेदन, उस आवेदन को मात्र विलंब के आधार पर कि विलंबित आवेदन होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता, अस्वीकार कर दिया जाता है। यह उचित नहीं है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा कामता प्रसाद विरुद्ध सुग्रीव प्रसाद व अन्य 2004 पार्ट 1 MPJR 149 के मामले में इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे आवेदनों को भी भले ही वह अंतिम प्रक्रम पर प्रस्तुत किया गया हो, न्यायालय सुनवाई के अंतिम प्रक्रम पर प्रस्तुत किया गया हो, किंतु यदि उसमें ऐसा कोई तथ्य है जो विवादित विषय वस्तु के को लेकर दोनों पक्षों के मध्य जो विवाद है उसके अंतिम निराकरण हेतु आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदनों को मात्र विलंब के आधार पर अस्वीकार न कर आदेश 6 नियम 17 के प्रावधानों में दिए गए दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो इस संबंध में विधि व्यवस्थाएं दी गई हैं उससे दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए ऐसे आवेदनों को भी स्वीकार करना चाहिए। विलंब एकमात्र आधार ऐसा नहीं है जिसके आधार पर संशोधन की अनुमति पक्षकार को न दी जाए। प्रतिवादी के द्वारा विचारण के विलंबित अवस्था में या अपील के प्रक्रम पर प्रतिदावा अपने जवाब दावे में जोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किए गए संशोधन आवेदन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गायत्री वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन विरुद्ध गोअरम्मा व अन्य AIR 2011 SC 795 के मामले में व माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा अली हुसैन विरुद्ध शब्बीर हुसैन व अन्य 2014 3 MPST 423 तथा सुशीला देवी विरुद्ध खलील अहमद 2011 3 MPST 387 के मामले में दिए गए दिशा निर्देश अवलोकनीय हैं, जिसमें यह दर्शित किया गया है कि प्रतिदावा जवाब दावे में जोड़े जाने हेतु यदि कोई आवेदन अपील के प्रक्रम पर प्रस्तुत किया गया है या विचारण के विलंबित अवस्था में प्रस्तुत किया गया है तो ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मात्र विलंबकारी टैक्टिक्स के तहत लाया जाता है। यदि प्रतिदावा कोई प्रतिवादी का था तो वह आदेश 8 के तहत अपने जवाब दावा को प्रस्तुत किए जाने के प्रक्रम पर विचारण आरंभ होने के पूर्व अर्थात वाद प्रश्न निर्मित किए जाने के पूर्व के प्रक्रम तक ही ला सकता था, उसे बाद में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब एक चीज और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जब भी संशोधन कोई चाहा जाता है और उसे न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिससे आदेश 6 नियम 18 के प्रावधान के तहत दावे या जवाब दावे में उस संशोधित अभिवचन को जोड़ दिया जाता है, तो यह संशोधन यह माना जाता है कि वह दावा प्रस्तुति के समय से ही लिया गया अभिवचन है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक की थ्योरी यहाँ पर काम करती है। अभिवचन वह आरंभ, किंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में व्यवस्था दी गई कि किन मामलों में डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। इस संबंध में महत्वपूर्ण यही है कि हमें यह देखना है कि क्या ऐसा कोई संशोधन तो नहीं किया जा रहा है जो परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों को जो है डिफीट करने के उद्देश्य से है। क्या कोई ऐसा संशोधन तो नहीं है जिसके आधार पर कोई ऐसा अभिवचन जोड़ा जाना अपेक्षित है जिसके कारण से कोई टाइम बार्ड तथ्य न्यायालय के समक्ष अभिवचनों में तो नहीं लाना चाह रहा है। यदि ऐसे कोई तथ्य हैं तो वे दावे में आरंभ से लिए गए अभिवचन नहीं माने जाएंगे। इस संबंध में कन्हैयालाल विश्वंभर दयाल अग्रवाल विरुद्ध मुक्तिलाल रामेश्वर दास नारेदी AIR 2007 SC MP1 DB का मामला था कि मामले में विचार किए जाते हुए अवगत दिया गया है कि यद्यपि संशोधन जो आदेश 6 नियम 17 CPC के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किए जाते हुए अभिवचनों में जोड़े जाते हैं, वे दावे या जवाब दावे
में आरंभ से लिए गए अवचनों के रूप में ही ग्राह्य हो जाते हैं, किंतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3(2)(b) के परिधि में यदि कोई संशोधन पाया जाता है तो ऐसे संशोधन अभियोजन उसी दिनांक से दावे या जवाब दावे में लिए गए माने जाएंगे जिस दिनांक को वास्तव में उन्हें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। यहाँ पर रिलेशन बैक की थ्योरी लागू नहीं होगी, जैसा कि अभी पूर्व में मेरे द्वारा बताया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एलसी हनुमंथप्पा विरुद्ध एचबी शिवकुमार AIR 2015 SC 3364 के मामले में यह मत दिया गया है कि ऐसे विशिष्ट अवचनों के मामलों में जिसमें परिसीमा का प्रश्न भी अंतर्वलित है, संशोधन किए जाने के दिनांक से ही दावे के अवचनों में जोड़े गए माने जाएंगे। इनके संबंध में रिलेशन बैक का सिद्धांत लागू न होगा। इसी प्रकार संपत कुमार विरुद्ध अरुयाकन्नू वान्य 2003 1 MPJR 91 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि न्यायालय संशोधन आवेदन स्वीकार किए जाने के समय यह निर्देशित कर सकते हैं कि किस अवचन पर रिलेटेड बैक का सिद्धांत लागू होगा और किस पर लागू न होगा। यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विचारण न्यायालय को भी यह अधिकारिता प्रदान की गई है कि वह संशोधन आवेदन स्वीकार किए जाते समय ही यह स्पष्ट कर दे कि जो संशोधन स्वीकार किया गया है इस पर रिलेटेड बैक का सिद्धांत लागू है, अर्थात वह दावे के आरंभिक प्रकम से ही लिया गया अभिवचन माना जाएगा, या उस पर रिलेटेड बैक का सिद्धांत लागू नहीं है, अर्थात उसे जिस दिन दावे में या जवाब दावे में संशोधन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है उस दिनांक से लिया गया संशोधन माना जाएगा। इस कारण अब न्यायालयों को यह देखते हुए अपने आदेश को उसमें यदि परिसीमा संबंधी कोई विवाद अंतर्वलित दिखाई पड़ रहा है तो विचारण न्यायालय को आदेश पारित किए जाते समय ही यह स्पष्ट किया जाना उचित व आवश्यक होगा कि उस संशोधित किए जा रहे अवचन पर रिलेटेड बैक का सिद्धांत लागू है अथवा नहीं। सामान्य नियम के अंतर्गत देखे जाने से समय वर्जित तथ्यों को दर्शित करने वाले अवचनों को संशोधन माध्यम से जोड़े जाने के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए, किंतु इस सामान्य नियम के अपवाद भी हैं जहां न्यायालय ऐसे संशोधन आवेदनों को सद्भाविकता व सम्यक स्पष्टीकरण के प्रकाश में देखते हुए स्वीकार भी कर सकता है। यानी यदि कोई ऐसा अवचन है जो कि संशोधन के माध्यम से परिसीमा के संबंध में भी जोड़े जाने की अपेक्षा की गई है तो उन्हें जोड़े जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, किंतु यदि ऐसा फैक्ट न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया जा रहा है जिससे यह परिलक्षित हो रहा है कि वह सद्भाविक है, पक्षकार सद्भाविक है और उचित कारण से उस संशोधन को वहां लाना चाह रहा है और उसका स्पष्टीकरण भी उचित रूप से उसके द्वारा दिया जा रहा है, तो ऐसे संशोधनों को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस संबंध में पंकज व अन्य विरुद्ध एलेप्पा व अन्य 2004-6 SCC 415, शिव गोपाल शाह और शिव गोपाल साहू विरुद्ध सीताराम सरावगी व अन्य AIR 2007 SC 1478 के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई व्यवस्था अवलोकनीय है। अब हम देखते हैं कि यदि जवाब दावे में कोई स्वीकारोक्ति लाई जा चुकी है तो ऐसी स्वीकृति को संशोधन आवेदन के माध्यम से हटाया जा सकता है या नहीं। इसमें दिलीप भारती विरुद्ध श्रीमती मीराबाई ILR 2011 MP 406 DV का निर्णय है। इसमें व्यवस्था दी गई है कि यदि जवाब दावे में कोई स्वीकारोक्ति लाई जा चुकी है तो ऐसी स्वीकृति को संशोधन आवेदन के माध्यम से वापस लिए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार हीरालाल विरुद्ध कल्याणमल 1998 1 SCC 278 के मामले में भी व्यवस्था दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गौतम स्वरूप विरुद्ध लीला जेटली व अन्य 2008 4 MPLJ SC 113 के मामले में यह भी व्यवस्था दी गई है कि यदि वर्गीकृत दी गई स्वीकारोक्ति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुति हेतु संशोधन आवेदन लाया गया है तो ऐसे आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी माननीय न्यायालय के द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि यदि जवाब दावे में कोई लिया गया कोई अवचन स्वीकारोक्ति की श्रेणी का हो गया है और उस स्वीकारोक्ति को चूंकि प्रतिवादी हटा नहीं सकता, वादी को अधिकार अर्जित हो चुका है,
किंतु यदि उस स्वीकारित को किन परिस्थितियों में, किन कारणों से प्रतिवादी के द्वारा उस रूप में लिया गया है, जिस रूप में उसने जवाब दावे में उसे दर्शित किया है, उसे वर्गीकृत किए जाने हेतु, उसे स्पष्ट किए जाने हेतु कोई संशोधन आवेदन प्रतिवादी के द्वारा लाया जाता है, तो उस आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए। संशोधन आवेदन में प्रस्तावित अभियोजनों की सत्यता या विश्वसनीयता आवेदन स्वीकार किए जाने के प्रक्रम पर नहीं देखी जानी चाहिए। आवेदन सत्य हैं, उनमें दर्शित तथ्य सत्य हैं या विश्वासोत्पादक हैं, यह विचार योग्य उस प्रक्रम पर नहीं है। ये विचार प्रकरण के साक्ष्य लिए जाने के उपरांत निर्णय के प्रक्रम पर देखे जाने वाली तथ्य हैं। इन्हें हम संशोधन आवेदन स्वीकार किए जाते समय नहीं देखेंगे। यह व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा राजन विरुद्ध बैंक ऑफ इंडिया 2001-2 MPWN नोट नंबर 30 में दी गई है और स्पष्ट किया गया है कि यदि संशोधन आवेदन के माध्यम से कोई वर्गीकृत कोई ऐसे संशोधन को स्पष्ट किए जाने हेतु जो स्वीकार की श्रेणी का हो गया है, उसे लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, तो उस आवेदन को भी स्वीकार किया जाना चाहिए और अभियोजन की सत्यता विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। यदि संशोधन आवेदन ऐसे अभियोजनों के संबंध में प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार किए जाने से न्यायालय की आर्थिक क्षेत्राधिकारता इस प्रकार परिवर्तित हो रही हो जिससे उस न्यायालय के दावे की सुनवाई की क्षेत्राधिकारता न रह जा रही हो, तो ऐसे मामलों के संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर मुख्य पीठ के द्वारा कृष्ण कुमार खंडेलवाल विरुद्ध मंगल प्रसाद रिट पिटीशन क्रमांक 393/2005 निर्णय दिनांक 29/6/2006 के मामले में यह व्यवस्था दी गई कि यदि ऐसे आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके संशोधन को स्वीकार किए जाने से न्यायालय की आर्थिक क्षेत्राधिकारता का परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे आवेदनों को उस दावे के साथ संबंधित विचारण न्यायालय के द्वारा उस क्षेत्राधिकारता के रखने वाले न्यायालय को भेज देना चाहिए, जिसके द्वारा उस आवेदन को दावे के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार या अस्वीकार करने की अधिकारता रहेगी। संशोधन द्वारा जोड़े जाने वाले अभियोजन यदि विवादित विषय वस्तु हेतु आवश्यक और सुसंगत हों, तभी आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए, अन्यथा अस्वीकार किया जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत मधुबाला जैन विरुद्ध सरदार दविंदर सिंह ILR 2015 MP 1455 एवं ओंकार लाल विरुद्ध विद्याबाई व अन्य 2017 3 MPLJ 163 का मामला अवलोकनीय है। सूरज प्रकाश भसीन विरुद्ध श्रीमती राज रानी भसीन व अन्य AIR 1981 SC 485 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि विलंबित अवस्था में यह संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया है और वह स्वीकार किए जाने योग्य है, तो आवेदन स्वीकार किए जाने के समय उस पर भारी शास्ति आरोपित की जानी चाहिए। अब हम यह देखते हैं कि यदि कोई मामला विचार न्यायालय के सामने है जिसमें प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई है और ऐसे मामले में वादी के द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई किए जाने के उपरांत कोई संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके संबंध में विधिक स्थिति क्या है। ऐसे मामलों में यदि कोई संशोधन आवेदन वादी की ओर से पेश किया जाता है, तो उसके संबंध में हरिराम कीर विरुद्ध स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2005 खंड 3 MPSP 147 के मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि यदि संशोधन के माध्यम से दावे में जोड़े जाने वाले तथ्यों की प्रकृति तात्विक है जिसका प्रभाव प्रतिपक्ष पर पड़ सकता है, तो ऐसे संशोधन आवेदन की सूचना प्रतिवादी को दिए जाते हुए उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। यदि वह तात्विक प्रकृति का नहीं है, सामान्य प्रकृति का है, जिससे किसी भी व्यक्ति पर, किसी प्रतिपक्षी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे आवेदन को बिना सुनवाई, एक पक्षीय कार्रवाई जिस प्रतिवादी के विरुद्ध की गई है उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना भी निराकृत किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। किंतु यदि वो तात्विक प्रकृति का है, प्रतिपक्ष पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसे संशोधन आवेदनों की प्रति
प्रतिवादी को भेजी जाकर उसे सुनवाई का अवसर दिए जाते हुए उसके उपरांत से उसका निराकरण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ये स्वीकार किए गए संशोधित अभियोजनों को दावे में जोड़े जाने का जाकर प्रमाणित कराए जाने की जो विधि है, आदेश 6 नियम 18, उस संबंध में पूर्व में मेरे द्वारा जैसा बताया गया कि लिबरल अपना एटीट्यूड रखते हुए न्यायालय को आवेदनों को यदि किन्हीं कारणों से विलंब हो भी गया है संशोधन समाविष्ट करने में, तो स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि उसी न्यायालय के द्वारा उन अभियोजनों को अनिवार्य पाते हुए विवाद के अंतिम निराकरण है तो अनिवार्य पाते हुए दावे में संशोधन के माध्यम से जोड़े जाने की अनुमति दी गई थी। और ऐसे ही अभियोजन को यदि वह केवल टेक्निकल डिफॉल्ट के आधार पर स्वीकार कर देता है कि अब उसे जोड़े जाने की अनुमति नहीं दी जाती, तो यह पक्षकार के साथ न्याय न होगा। जो भी संशोधन आवेदन के माध्यम से अभियोजन ये दावे जवाब दावे में जोड़ा जाएगा, वह दावे जवाब दावे दोनों ही प्रतियों में किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधन 2000 के माध्यम से 2 प्रतियों में दावा और 2 ही प्रतियों में जवाब दावा प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था दी जा चुकी है, तथा सभी अभियोजनों को जो दावे या जवाब दावे लिए जाते हैं, पक्षकार के शपथ पत्र के माध्यम से अभिपुष्टि कराई जानी आवश्यक होती है। ऐसी स्थिति में यदि दावे या जवाब दावे में संशोधन के माध्यम से कोई नवीन अभियोजन समाविष्ट किए जाते हैं, तो वह भी दावे एवं जवाब दावे की दोनों प्रतियों में समाविष्ट किए जाएंगे, तथा उन संशोधित अभियोजनों को भी पक्षकार के द्वारा अपने शपथ पत्र के माध्यम से अभिसमर्थित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन TN विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया 2005-6 SCC 344 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई व्यवस्था अवलोकनीय है। उक्त संपूर्ण समीक्षा से जो अभियोजनों में संशोधन संबंधित विधि एवं उस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में की गई है, उसे देखे जाने से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य के संपूर्ण विवादों का एक ही दावे में निराकरण किया जा सके, उनके मध्य के सभी विवादित बिंदु न्यायालय के समक्ष आ सके, दोनों पक्षों को अपने पक्ष के तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखे जाने का अवसर मिल सके, तथा वाद बहुलता से बचा जा सके। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखे जाते हुए संशोधन आवेदनों को न्यायालय के द्वारा निराकृत किया जाना चाहिए। वहीं यह भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिए कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए, प्रकरण के निराकरण को विलंबित करने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। यदि ऐसा प्रयास करता दिखाई पड़ता है तो आवेदन अस्वीकार किए जाने चाहिए, और जैसा कि शास्त्र की भी व्यवस्था दी गई है उस पर शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए। तो ये थी सिविल या एवं आपराधिक मामलों में के अभियोजनों में संशोधन के संबंध में जो विधि है एवं जो वैधानिक व्यवस्थाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा इस विधि को दी गई हैं, उस पर मेरे द्वारा अपना जो व्याख्यान दिया गया, इससे यदि कोई लाभ मिलता है तो हो सकता है हमें विचारण को सुगम, तीव्र और सरल बनाए जाने में फायदा मिलेगा और प्रकरण के शीघ्र निराकरण में उसका सदुपयोग किया जा सकेगा। अब हम दूसरा जो खंड है हमारे व्याख्यान का कि सिविल एवं आपराधिक मामलों में जो स्थगन संबंधी विधियां हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। सिविल एवं आपराधिक मामलों के विचारण में विलंब का कारण सुनवाई के दौरान पक्षकारों के द्वारा कार्यवाहियों में चाहा गया स्थगन प्रायः देखने में मिलता है। इस संबंध में न्यायालय के द्वारा उदारता पूर्वक स्थगन स्वीकार भी किया जाता है, जो भी एक कारण प्रकरण के विचारण में विलंब का दृष्टिगत होता है। वर्तमान वैधानिक व्यवस्था में स्थगन की कार्यवाही को उदारता पूर्वक स्वीकार किए जाने पर रोक लगाए जाने के संबंध में रोक लगाए जाने की विधि के संबंध में निरंतर संशोधन किए जाते रहे हैं। उपलब्ध विधि के ऐसे प्रावधान का उपयोग किए जाते हुए न्यायालयों को विचारण आरंभ होने के उपरांत से ही कार्यवाहियों में उदारता पूर्वक स्थगन न दिए जाते हुए संबंधित प्रावधानों का कठोरता पूर्वक पालन कराए जाते हुए
उसके प्रकाश में ही स्थगन स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कारण है जो किसी भी प्रकरण की सुनवाई को व्यवधानित करता है। निरंतर न्यायालयों में विचारणाधीन लंबित प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कई कारण हैं इसके पीछे, जिनमें न्यायालयों की कमी भी हो सकती है, पक्षकारों की वैधानिक ज्ञान का अभाव भी हो सकता है, अभिभाषक बंधुओं की व्यस्तता भी हो सकती है, जिससे वो एक साथ अनेकों न्यायालयों में उपस्थित नहीं रह सकते हैं और पक्षकार उन्हें ही इंगेज करता है जो उसके दृष्टिकोण से अच्छे अधिवक्ता होते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, जिनके कारण विचारण विलंबित होता है, किंतु उसमें स्थगन दिए जाते समय ही यदि हम ध्यान दें, जैसा कि वैधानिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं स्थगन स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के संबंध में, तो हम इससे न्यायालय का विचारण में लगने वाला समय कुछ कम कर सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम हम ये देखेंगे सिविल मामलों में स्थगन के संबंध में क्या व्यवस्थाएं व्यवहार प्रक्रिया संहिता में दी गई है। सिविल मामलों की कार्यवाही में स्थगन के संबंध में सीपीसी का आदेश 17 प्रासंगिक है। सर्वप्रथम हम सीपीसी के इस आदेश 17 के प्रावधान का अवलोकन करते हैं, जो व्यवस्था देते हुए बताती है कि न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा। कैसे? उपनियम 1 कहता है कि यदि वाद के किसी भी प्रक्रम में पर्याप्त हेतु दर्शित किया जाता है, अर्थात पर्याप्त हेतु दर्शित किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त हेतु दर्शित किया जाता है तो न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यानी पर्याप्त हेतु दर्शित किया गया और वो कारण पर्याप्त पाते हुए न्यायालय के द्वारा अपनी आदेश पत्रिका में उन कारणों को लेखबद्ध करेगा, पक्षकारों को या उनमें से किसी को समय दे सकेगा। यानी यदि किसी पक्षकार के द्वारा किसी कार्यवाही के दौरान समय चाहा जा रहा है, स्थगन चाहा जा रहा है उस प्रक्रम पर, तो उसे पर्याप्त हेतु दर्शित करना होगा। उसके दर्शित हेतु के कारणों से न्यायालय को संतुष्ट होना पड़ेगा, संतोष का कारण लेखबद्ध करना पड़ेगा, तब ही न्यायालय समय दे सकेगा और वाद की सुनवाई को समय समय पर स्थगित कर सकेगा। ये उपनियम 1 कहता है। किंतु इसी उपनियम 1 का परंतु क्या कहता है? वह कहता है कि ऐसा कोई स्थगन वाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को 3 बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा। अब यहां पर परंतु ने एक राइडर रखा है कि यदि कोई पक्षकार, किसी पक्षकार यानी आइदर वादी भी हो सकता है, प्रतिवादी भी हो सकता है, किसी एक पक्षकार को, यहां पर अलग अलग कर लीजिए, किसी एक पक्षकार को, दोनों को मिला के नहीं, किसी एक पक्षकार को प्रकरण की सुनवाई के दौरान 3 से अधिक स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ शैल शब्द है, यहाँ पर जो है आज्ञापक प्रावधान है। फिर आगे ये क्या कहता है? उपनियम 2 व्यवस्था देता है कि न्यायालय ऐसे हर मामले में वाद की आगे सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा और ऐसे स्थगन के कारण हुए खर्चों का ऐसे उच्चतर खर्चों के संबंध में जिन्हें न्यायालय ठीक समझे ऐसा आदेश दे सकेगा। यानी स्थगन के खर्चे जो पक्षकार स्थगन चाह रहा है, उस स्थगन के चाहे जाने से दूसरे पक्ष को यदि किसी प्रकार की विलंब के कारण हानि हो रही है, समय की हानि हो सकती है, आर्थिक हानि हो सकती है, अनेक प्रकार की हानियां हो सकती है, इन सभी तथ्यों को न्यायालय को अपने संज्ञान में लेना होगा और जब भी न्यायालय ऐसा स्थगन स्वीकार करे तो ऐसे स्थगन के कारण हुए खर्चों या ऐसे उच्चतर खर्चों के संबंध में जिन्हें न्यायालय ठीक समझे ऐसा आदेश करेगा। यानी यहाँ पर शैल शब्द फिर प्रयोग किया गया है, यानी ये आज्ञापक है। स्थगन स्वीकार किए जाने के संबंध में खर्चे दिलाया जाना
आवश्यक प्रावधान किया गया है। परंतु आगे इसका परंतु क्या कहता है कि यदि वाद की सुनवाई प्रारंभ हो गई है तो जब तक न्यायालय उन असाधारण कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, सुनवाई का स्थगन अगले दिन से परे के लिए करना आवश्यक न समझे, वाद की सुनवाई दिन प्रतिदिन तब तक जारी रहेगी जब तक सभी हाजिर साक्ष्यों की परीक्षा न कर ली जाए। यहाँ प्रावधान थोड़ा और कड़ा किया गया है। यहाँ बताया गया है कि उन असाधारण कारणों से जो कि न्यायालय के द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, कोई भी कार्रवाई जो इससे अगले दिन से परे के लिए अगर करना है, यानी आज जो सुनवाई में प्रकरण है उसे यदि कल आप नियत नहीं कर रहे हैं सुनवाई के लिए, तो उन असाधारण कारणों को जो न्यायालय को लेखबद्ध करने होंगे उसके उपरांत ही आगे के लिए कार्रवाई स्थगन करके बढ़ाई जा सकेगी। अन्यथा वाद की सुनवाई दिन प्रतिदिन की जाएगी तब तक जब तक कि सभी साक्ष्यों की हाजिर साक्ष्यों की परीक्षा न कर ली जाए। यहाँ स्थिति स्पष्ट होती है कि यदि साक्ष्य के लिए प्रक्रम पर लगा हुआ है प्रकरण, साक्षी आए हुए हैं, तो उसका सुनवाई दिन प्रतिदिन की जाएगी तब तक जब तक कोई असाधारण कारण ऐसा ना हो कि दूसरे दिन प्रकरण सुनवाई में नियत करने हेतु उचित कारण दिखाई पड़ रहा हो कि नहीं किया जा सकता, तभी आगे की सुनवाई बढ़ाई जाएगी, अन्यथा नहीं बढ़ाई जा सकती। फिर इसका ख खंड कहता है कि किसी पक्षकार के अनुरोध पर कोई भी स्थगन ऐसी परिस्थिति को छोड़कर जो पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो मंजूर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ एक और राइडर लगाया गया कि उन कारणों पर ही स्थगन स्वीकार किया जाएगा जो कि पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो, पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो। अब न्यायालय को यह देखना है कि कौन जिन कारणों पर स्थगन चाहा जा रहा है, क्या वह पक्षकार के नियंत्रण के बाहर के कारण है या नियंत्रण के अंदर के कारण हैं, जिन्हें जो है वो रेक्टिफाइड कर सकता था। अगर नहीं ऐसा है जिसे वो जो है रेक्टिफाइड कर सकता था और उनको का आधार बना के ला रहा है, तो ऐसे आधारों पर स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग खंड इसका कहता है कि यह तथ्य स्थगन के लिए आधार नहीं माना जाएगा कि किसी पक्षकार का पीड़ित दूसरे न्यायालय में व्यस्त है। यहाँ पर अधिकांश न्यायालयों में यह देखने में आता है कि जो उस स्टेशन के अच्छे अधिवक्ता रहते हैं, प्रायः सभी पक्षकार उन्हें ही अपने तरफ से अधिवक्ता नियुक्त करते हैं और उनकी स्थिति यह हो जाती है कि एक एक दिन में 4-4, 5-5 न्यायालयों में उनके प्रकरण लगे होते हैं ऐसे अधिवक्ताओं के, और एक न्यायालय में उनके साक्ष्य आरंभ हो जाने के उपरांत वो दूसरे न्यायालय में आने से वंचित रह जाते हैं। उनका पक्षकार आके यही निवेदन करता है कि उसके वकील साहब दूसरे न्यायालय में व्यस्त हैं, जिस कारण से इस न्यायालय में सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, और उस आधार पर स्थगन चाहता है। तो यहाँ प्रावधान यह स्पष्ट करता किए है कि ऐसे आधारों पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, कोई आधार ये नहीं माना जाएगा स्थगन का। आगे घ खंड कहता है कि जहां पीड़ित की रुग्णता या दूसरे न्यायालय में उसके व्यस्त होने से भिन्न कारण से, इसके अलावा किसी दूसरे कारण से मुकदमे का संचालन करने में उसकी असमर्थता को स्थगन के लिए एक आधार के रूप में पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वहां न्यायालय तब तक स्थगन मंजूर नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसे स्थगन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार समय पर दूसरा प्लीडर मुकर्रर नहीं कर सकता था। यहाँ पर अब वही एक नियंत्रण के बाहर और नियंत्रण के बाहर अंदर की परिस्थितियों के संबंध में के परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रावधान को भी देखा जा सकता है कि यदि पक्षकार के पास ऐसा समय उपलब्ध था कि वह यह जानते हुए कि जो है यानी तो दो आधार छोड़ दीजिए, प्लीडर की रुग्णता या न्यायालय में उसके व्यस्त होने का कारण, ये तो तत्कालीन कारण हैं जिनके संबंध में पक्षकार को ज्ञात नहीं रहता, लेकिन इससे भिन्न किसी कारण पर वो जो है अपने अधिवक्ता को दूसरे अधिवक्ता को लेकर नहीं आया है, तो यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि यदि उसके पास दूसरा प्लीडर मुकर्रर करने की समय था, तो ऐसे आधारों पर कि उसके प्लीडर उपस्थित नहीं है, वह पक्षकार स्थगन अगर चाह रहा है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसका खंड ड
व्यवस्था दी है कि जहां कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित है किंतु पक्षकार या उसका प्लीडर उपस्थित नहीं है, अथवा पक्षकार या प्लीडर न्यायालय में उपस्थित होने पर भी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, महान्यायालय यदि यह ठीक समझे तो साक्षी का कथन अभिलिखित कर सकेगा और यथास्थित पक्षकार या उसके प्लीडर द्वारा जो उपस्थित न हो अथवा पूर्वोक्त रूप से तैयार न हो साक्षी की मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने को अभिमुक्त करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे। यानी यह व्यवस्था स्पष्ट करती है कि यदि पक्षकार या उसका प्लीडर न्यायालय में उपस्थित है और साक्षी भी उपस्थित है और प्रतिरक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, या प्लीडर उपस्थित नहीं है या पक्षकार या प्लीडर दोनों उपस्थित नहीं है और जिसके कारण से साक्षी का साक्ष्य लेख नहीं किया जा सक रहा है उनके तरफ से, तो इन स्थितियों में भी स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उस साक्षी का साक्ष्य लेख किया जाएगा और जिस पक्षकार की तरफ से स्थगन चाहा जा रहा था यदि वो प्रतिरक्षा नहीं कर रहा है या साक्ष्य नहीं लेख कर आ रहा है तो उसके संबंध में उसे अवमुक्त करते हुए ऐसा आदेश न्यायालय पारित कर सकेगा जो वह ठीक व उचित समझे। नियम 2 इसी प्रावधान का नियम 2 यह स्पष्ट करता है कि यदि पक्षकार नियत दिन पर उपसंजात होने में असफल रहते हैं तो प्रक्रिया क्या होगी। ये स्थगन के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार नियम 3 व्यवस्था दिए है कि पक्षकारों में से किसी पक्षकार के साक्ष्य आदि पेश करने में असफल रहने पर भी न्यायालय आगे कार्यवाही करेगा। उस संबंध में आदेश 9 के परिप्रेक्ष्य में जो है कार्रवाइयां किए जाने के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं। यह चूंकि यह स्थगन से संबंध में डायरेक्ट नहीं है, इसलिए इस पर विस्तृत व्याख्या न करते हुए आगे हम देखते हैं कि विधायिका के द्वारा आदेश 17 नियम 1 उपनियम 2 के परंतुक में उन आधारों को जो प्राय स्थगन चाहे जाने हेतु पक्षकारों की ओर से बताए जाते हैं, पर न्यायालय को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए उन पर विचार कर उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा उन आधारों को जिन पर स्थगन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए उनका स्पष्ट उल्लेख प्रावधान में कर दिया गया है, जिसका कठोरता पूर्वक पालन विचारण कर रहे पीठासीन अधिकारी को करते हुए स्थगन स्वीकार किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्कीपर टावर प्रोजेक्ट विरुद्ध स्कीपर भवन फ्लैट बायर्स एसोसिएशन 2002-10 SCC 116 के मामले में यह मत दिया गया है कि अधिवक्ता के द्वारा स्वयं को कुछ समय पूर्व मामले में नियुक्त किए जाने व मामले का पूर्ण ज्ञान न होने का आधार लेते हुए चाहा गया स्थगन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि यह माना जाएगा कि प्रकरण में नियुक्ति के समय उसके द्वारा अपने पक्षकार के मामले को पूर्णतः समझ लिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरंकार वाही विरुद्ध पंचम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज AIR 1984 SC 1268 के मामले में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि पक्षकार के द्वारा अपनी पसंद के अधिवक्ता के उपलब्ध न होने के आधार पर स्थगन चाहा गया है तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा स्थिति में यह उसकी सुनवाई की अधिकारिता को अस्वीकार की श्रेणी का होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन पार्ट 2 विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया 2005-6 SCC 344 के मामले में यह मत दिया गया है कि आदेश 17 नियम 1 उपनियम 2 में दर्शित शास्ति का लगाया जाना आज्ञापक है, अतः ऐसी दर्शित परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी को संबंधित पक्षकार पर शास्ति आवश्यक रूप से आरोपित की जानी चाहिए। यह थी व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल मामलों में की जा रही सुनवाइयों के दौरान चाहे जाने वाले स्थगन के संबंध में विधि और उस पर की गई व्याख्या। अब हम आपराधिक मामलों में स्थगन संबंधी विधि और उसके संबंध में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उस पर दृष्टिपात करते हैं। इस संबंध में धारा 309 दंड प्रक्रिया संहिता अवलोकनीय है, जो व्यवस्था देती है कि कार्यवाही को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति इसका उपधारा 1 प्रावधानित करती है कि प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाही सभी हाजिर साक्ष्यों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रतिदिन जारी रखी जाएगी। यानी गवाह यदि उपस्थित हो गया है तो उस गवाह पर से जो गवाही उसकी चालू होगी वह दिन प्रतिदिन तब तक जारी रखी जाएगी जब तक कि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक न समझे। यह भी व्यवस्था सिविल प्रक्रिया संहिता के
आदेश 17 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप ही है, जिसमें यह बताया गया था कि दिन प्रतिदिन सुनवाई तब तक जारी रखी जाएगी जब तक कि संपूर्ण साक्ष्य लेख न कर लिया जाए या स्थगन स्वीकार किए जाने का अगले दिन से आगे का स्थगन स्वीकार किए जाने का कोई समुचित कारण न्यायालय अभिलिखित नहीं कर देता। न्यायालय के सामने ऐसा तथ्य नहीं रख दिया जाता कि अगले दिन सुनवाई क्यों नहीं रखी जा सकती। तो उन कारणों को जो लेखबद्ध किए जाएंगे, न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित नहीं कर सकता। यदि कारण नहीं है तो दिन प्रतिदिन सुनवाई जारी रखी जाएगी, यह व्यवस्था देता है। परंतु जब जांच या विचारण में ऐसे तथ्य दर्शित कर दिए गए हैं जिनके कारण से मान लीजिए जो साक्षी आया है वह अस्वस्थ हो जाता है अकस्मात और दूसरे साक्षी को सम्मन जारी कर आहूत किए जाने हेतु समय चाहिए, तो इन स्थितियों में अगले दिन सुनवाई का रखा जाना संभव नहीं है। यह तथ्य न्यायालय को अपने आदेश पत्रिका में लिखना होगा। आदेश पत्रिका में यह कारण बताना होगा कि क्यों अगले दिन सुनवाई नहीं रखी जा रही है और अगले दिन के परे के लिए क्यों सुनवाई स्थगित की जा रही है। इसी का उपखंड 2 कहता है कि यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या विचारण के आरंभ होने के पश्चात यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचारण का प्रारंभ करना मुलतवी कर दिया जाए या उसे स्थगित कर दिया जाए, तो वह समय समय पर ऐसे कारणों से जो लिखित किए जाएंगे, ऐसे निबंधनों पर जैसे वह ठीक समझे उतने समय के लिए जितना वह उचित समझे उसे मुलतवी या स्थगित कर सकता है। यानी यहां पर 2 शब्द उपयोग किए गए हैं, एक मुलतवी किया जाना, एक स्थगित किया जाना। कार्यवाही मुलतवी किया जाना मतलब कार्यवाही को एक लंबे समय अवधि के लिए उसी स्टेज पर रोक दिया जाना, यह मुलतवी किया जाना हुआ। मान लीजिए कोई किसी अभियुक्त के विरुद्ध सुनवाई चल रही है और वह अकस्मात रूप से पागल हो जाता है, जिसे कार्यवाही की समझ नहीं रह जाती, जिसे अपना बचाव करने की कोई समझ नहीं रह जाती, तो ऐसी स्थिति में उसके जब तक वह पुनः स्वस्थ नहीं हो जाता, कार्यवाही का आगे चलाया जाना संभव नहीं है और ऐसी स्थिति में कार्यवाही को मुलतवी किया जाएगा उस अवधि तक के लिए जब तक कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ न हो जाए। स्थगित किया जाना हुआ कोई तत्कालीन कारण से कुछ दिन के लिए या 1 दिन के लिए कार्यवाही को बढ़ाया जाना, यह स्थगित किया जाना हुआ। तो इस प्रावधान में क्या कहता है, विधायिका ने क्या व्यवस्था दी है कि यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या विचारण के प्रारंभ होने के पश्चात यह आवश्यक या उचित समझता है किसी जांच या विचारण का प्रारंभ मुलतवी कर सकेगा, जैसा कि मैंने बताया मुलतवी कब होगा, और स्थगित कर दिया जाए या उसे आगे की तिथि के लिए स्थगित किया जाए, तो समय समय पर उन कारणों को लेखबद्ध किए जाते हुए जिन कारणों से मुलतवी या स्थगन किया जा रहा है, ऐसे निबंधनों पर ऐसी शर्तों के अधीन जिसे वह ठीक समझे उतने समय के लिए जितना वह उचित समझे कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित कर सकता है। परंतु यह और भी कि जब साक्षी हाजिर हो तब उसकी परीक्षा किए बिना स्थगन या मुलतवी करने की मंजूरी विशेष कारणों के बिना जो लेखबद्ध किए जाएंगे नहीं दी जाएगी। वही स्थिति आई कि साक्षी अगर उपस्थित हुआ है तो किन स्थितियों में मुलतवी होगा, किन स्थितियों में स्थगन होगा, जैसा कि ऊपर समीक्षा की। यदि वो पागल उसी तारीख पे ये प्रमाण आ जाता है कि वह पागल हो चुका है या किन्हीं कारणों से अन्य गंभीर कारण है जिसके कारण से कार्रवाई को स्थगित जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक किया जाना आवश्यक है, तब तक मुलतवी नहीं होगी और साक्ष्य लेख किया जाएगा। और यदि ऐसे स्थगन चाहा जा रहा है तो जब तक समुचित कारण न हो, जिन समुचित कारणों को न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर आदेश पत्रिका में लेख किया जाएगा, समय न दे दिया जाए तब तक जो है न्यायालय साक्ष्य लेख किए उसी दिवस व निरंतर साक्ष्य लेख किए जाने हेतु दायित्वाधीन है। परंतु यह भी कि कोई स्थगन केवल इस प्रयोजन के लिए नहीं मंजूर किया जाएगा कि वह अभियुक्त व्यक्ति को उस पर आरोपित किए जाने वाले प्रस्थापित दंडादेश के विरुद्ध हेतु दर्शित करने हेतु समर्थ बनाए। आगे यह एक अन्य परंतु यह बताता है कि जहां परिस्थितियां उस पक्षकार के नियंत्रण के परे हैं के सिवाय पक्षकार के अनुरोध पर कोई स्थगन मंजूर नहीं किया जाएगा। वही सिविल प्रक्रिया संहिता में जो व्यवस्था दी गई है वही व्यवस्था यहाँ भी है कि पक्षकार के नियंत्रण के परे की
स्थितियों के सिवाय अन्य किसी आधार पर स्थगन मंजूर नहीं किया जाएगा। यह तथ्य कि किसी पक्षकार का अधिवक्ता किसी अन्य न्यायालय में लगा हुआ है, स्थगन का आधार नहीं होगा। वही स्थिति है जो हम अभी सीपीसी में देख के आए हैं। यहाँ भी है कि अधिवक्ता किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त हैं और वहां पर उनका पक्षकार न्यायालय में आके दूसरे न्यायालय में आके कह रहा है कि दूसरे न्यायालय में व्यस्त होने के कारण इसका न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे, इस कारण स्थगन दे दिया जाए, तो ये स्वीकार योग्य नहीं है। जहां कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित है परंतु पक्षकार या उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, अथवा पक्षकार या उसका अधिवक्ता यद्यपि न्यायालय में उपस्थित है लेकिन साक्षी का परीक्षण या प्रतिपरीक्षण करने के लिए तैयार नहीं है, तब न्यायालय यदि उचित समझता है साक्षी की यथास्थित मुख्य प्रतिपरीक्षा या प्रतिपरीक्षा को अभिमुक्त करते हुए साक्षी के कथन को अभिलिखित करेगा तथा से आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे। यह व्यवस्था भी सीपीसी में आदेश 17 में दी हुई है। इसमें भी वही स्थिति है कि यदि अधिवक्ता और पक्षकार उपस्थित हैं या उपस्थित नहीं है, साक्षी उपस्थित है और उनके द्वारा अपने पार्ट का परीक्षण या प्रतिपरीक्षण उससे नहीं किया जा रहा है, तो न्यायालय ऐसी स्थिति में भी उन्हें स्थगन स्वीकार नहीं करेगा। साक्षी का साक्ष्य लेख किया जाएगा, उनके पार्ट का साक्ष्य अगर वो कराने से असमर्थ रहते हैं तो इस संबंध में उन्हें अभिमुक्त करते हुए ऐसा आदेश न्यायालय पारित कर सकता है जैसा वो उचित समझे, अर्थात उनका साक्ष्य प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया जा सकता है और उन पर जो है उनकी जो है न्यायालय की सुनवाई से अभियुक्त को जो है उनके वकील को न देकर अभियुक्त से ही कहा जा सकता है कि वो उसका प्रतिपरीक्षण करे। यदि वो भी नहीं करता है तो उसका अवसर समाप्त किए जाते हुए आगे कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध शंभू नाथ सिंह AIR 2001 SC 14/3 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 309 के दंड प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के संबंध में जो व्यवस्था दी गई है वह विचार किए जाने योग्य है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विचारण न्यायालयों के द्वारा इन प्रावधानों को क्रियान्वित किए जाने में बरती जा रही उदासीनता पर कटाक्ष किया है और कहा है कि ऐसे अकर्मण्य न्यायाधीशों की तुलना आलसी कामगारों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई है। इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 309 के प्रावधानों को कठोरता पूर्वक लागू न किए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस संबंध में विचारण न्यायालयों पर कटाक्ष किया गया है। मोहम्मद खालिद विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य 2002-7 SCC 334 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिमत दिया गया है कि जहां साक्षी उपलब्ध हैं उसका मुख्य परीक्षण पूर्ण किया जाना चाहिए, बगैर सार्थक एवं स्वीकार कारणों के प्रतिपरीक्षण उसका स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। अगर मुख्य परीक्षण उसका हो गया है तो प्रतिपरीक्षण उसका स्थगित नहीं होना चाहिए, उसका संपूर्ण साक्ष्य उसी दिनांक को लेख किया जाना आवश्यक है। ये स्कीपर रावत प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध स्कीपर भवन फ्लैट बायर्स एसोसिएशन 2002-10 SCC 116 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिमत दिया गया कि प्रथम बार अभियुक्त की नियुक्ति के आधार पर तथ्यों की जानकारी न होना कहते हुए चाहा गया स्थगन अधिवक्ता के द्वारा चाहा गया स्थगन स्वीकार योग्य नहीं है। पी जयप्पन विरुद्ध SK पेसमल AIR 1984 SC 1693 के मामले में व्यवस्था दी गई है कि धारा 309 के प्रावधानों का प्रयोग न्यायिक रूप से ऐसे किया जाना चाहिए जिससे आपराधिक प्रक्रिया निष्प्रभावी न हो जाए। स्टेट ऑफ राजस्थान विरुद्ध इकबाल हुसैन 2004-12 SCC 499 एवं अजीत सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2017-3 SCC 330 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्यवस्था दी गई कि विचारण की अवधि की कोई उच्चतर सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लंबी विचारण अवधि के आधार पर साक्ष्य पूर्ण किए बिना विचारण समाप्त कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना अनुचित है। यानी इस आधार पर इतना भी कठोरता पूर्वक धारा 309 का निर्वचन नहीं करना चाहिए कि हम किसी पक्ष को साक्ष्य का स्थगन इस आधार पर जिस आधार को चाहा गया है न देते हुए इसका साक्ष्य अवसर समाप्त कर दें और बिना साक्ष्य के अभियुक्त को दोषमुक्त कर दें। राज्य वित्तीय प्रशासन विरुद्ध विश्वनाथ लुगवानी 1981 SCC क्रिमिनल 139 के मामले में अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुति के
अवसर देने हेतु चाहा गया स्थगन, उसकी ओर से की गई उपेक्षा एवं लापरवाही के कारण विचारण में हुए विलंब को देखते हुए अस्वीकार किए जाने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उचित माना गया है। इस मामले में अभियोजक के द्वारा निरंतर साक्ष्य प्रस्तुति हेतु अवसर लिए जाते रहे, किंतु उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा विचारण न्यायालय के द्वारा अभियोजक के साक्ष्य प्रस्तुति अवसर समाप्त किए गए, जिसके विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें कोई गलती त्रुटि नहीं पाई गई और ऐसे आदेश को उचित माना गया। अखिल विरुद्ध स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2013-7 SCC 125 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्यवस्था दी गई है कि विचारण न्यायालय को निष्पक्ष व जागरूक रहना चाहिए, जिससे किसी भी पक्ष के द्वारा विचारण को प्रभावित करने की कोई कार्रवाई न की जा सके। मुख्य बिंदु यही है कि विचारण न्यायालय निष्पक्ष एवं जागरूक बना रहे। तो स्थगन चाहा जा रहा स्थगन किन कारणों से है, सद्भाविक है, असद्भाविक है, विलंबकारी उद्देश्य से है, इन सभी तथ्यों को वह संज्ञान में ले सकेगा और उस आधार पर ही स्थगन अनिवार्य है अथवा नहीं है उस पर विचार करते हुए आवेदन में प्रकरण की सुनवाई में स्थगन स्वीकार या अस्वीकार करने में समर्थ हो सकेगा, जिससे किसी भी पक्ष के प्रति, चाहे वो फरियादी पक्ष हो या अभियुक्त पक्ष हो, अन्याय होने की सभी संभावना समाप्त हो सके। विनोद कुमार विरुद्ध पंजाब राज्य AIR 2015 SC 1206 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा साक्षी का मुख्य परीक्षण लेख किए जाने के उपरांत प्रतिपरीक्षण हेतु प्रकरण की सुनवाई को स्थगित किए जाने को अत्यधिक आपत्तिजनक प्रक्रिया बताते हुए साक्षी का संपूर्ण साक्ष्य एक साथ लेख किए जाने पर कठोरता पूर्वक बल दिया गया है एवं अभियुक्त के साथ साथ फरियादी पक्ष के समाज की सुरक्षा को भी दृष्टिगत रखे जाने हेतु सुनवाई का संचालन किए जाने को न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया है। हमें विचारण न्यायालय जब कार्य करता है तो उसके समक्ष न केवल अभियुक्त का पक्ष रहता है, परिवादी का भी पक्ष रहता है, साथ ही समाज की व्यवस्था का भी प्रश्न रहता है, जिसे देखते हुए उसे विचारण की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए एवं स्थगनों को स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए। उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों एवं उस पर माननीय न्यायालयों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने से यह स्पष्ट है कि स्थगन का कोई सीधा साधा नियम नहीं बनाया जा सकता। प्रत्येक न्यायाधीश को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए अभियुक्त, पीड़ित एवं समाज के सभी पीड़ित व समाज के हित का संतुलन बनाए रखते हुए विचारण को रुजु बनाए रखने का संपूर्ण प्रयास करना चाहिए, जो कि उसका प्रथम दायित्व है। तभी प्रकरणों का विचारण यथाशीघ्र संपन्न किए जाते हुए उनका निराकरण समय पर हो सकेगा और शीघ्र न्याय की अवधारणा फलीभूत होगी। ये रहा स्थगन के संबंध में विधि एवं उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई व्यवस्था के संबंध में मेरे द्वारा जो अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार व्याख्यान तैयार किया गया था, उसे आपके समक्ष मैंने रखा है। और अभी हमारी टीम के द्वारा जो प्रश्न आप लोगों के द्वारा पूछे गए हैं इस व्याख्यान के संबंध में, वो मेरे समक्ष रखे गए हैं, जिसमें मनोहर लाल पाटीदार जी के द्वारा एक प्रश्न किया गया है कि क्या आवेदन व शपथ पत्र में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। शपथ पत्र एक ऐसा प्रथमता तो मैं शपथ पत्र लूंगा। शपथ पत्र एक ऐसा तथ्य है जो व्यक्ति विशेष के संज्ञान के तथ्यों के संबंध में है। ऐसे शपथ पत्र को वह अगर उसमें दर्शित तथ्यों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए आप वापस लेना चाहता है या उसमें कुछ जोड़ना चाहता है, तो वह एक अलग से शपथ पत्र तैयार करके वहां दे सकता है। आदेश 6 नियम 17 का प्रावधान केवल अभियोजनों के संबंध में है और शपथ पत्र अभियोजन के अंतर्गत नहीं आते, इस कारण शपथ पत्र में संशोधन आवेदन नहीं आ सकता। जहां तक सिविल मामले में प्रस्तुत किए गए आवेदनों के संबंध में है, तो उस संबंध में आदेश 6 नियम 17 के प्रावधान एप्लीकेबल हो सकते हैं। यदि वह महत्वपूर्ण आवेदन है तो आनुषंगिक कार्यवाहियों में भी प्रावधान CPC के सभी प्रावधान लागू होते हैं। ऐसा शायद 152 या 154 में यह व्यवस्था दी गई है कि CPC के सभी प्रावधान आनुषंगिक कार्यवाहियों के आवेदनों पर भी लागू होंगे। तो संशोधन आवेदनों पर भी आदेश 6 नियम 17 के प्रावधान लागू रहते हैं। और क्या पूछा गया है इस
हाँ, ये आदेश जो मैंने अभी चर्चा के दौरान बताया था कि आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रावधान और 6 नियम 17 का प्रावधान दोनों के आवेदन आने चाहिए। इस कारण क्योंकि आदेश 1 नियम 10 यह प्रावधानित करता है कि किसी पक्षकार को जोड़ा या हटाया जा सकेगा, लेकिन अविवेचनों में उसको जोड़ा या हटाया कैसे जाएगा, क्योंकि वो अविवेचन का एक भाग है। परिशिष्ट का स्पष्ट करती है कि शीर्षक का भाग भी अविवेचन है। शीर्षक का भाग जब अविवेचन है तो उस अविवेचन को वहां दावे में संशोधित करने के लिए 1-10 पर्याप्त नहीं है। 1-10 में न्यायालय ये अनुमति दे सकती है कि किसी पक्षकार को आवश्यक पक्षकार पाया जा रहा है तो उसे जोड़ा जाए, या अनावश्यक पाया जा रहा है तो उसे हटाया जाए। लेकिन हटाया या जोड़ा कैसे जाएगा, वो संशोधन आवेदन के माध्यम से ही होगा। इसलिए 6-17 का आवेदन मेरे दृष्टिकोण से आवश्यक है 1-10 के आवेदन के साथ। अन्य अब मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पेशेंसली सुना। यदि आपकी कोई क्वेरी इस आज के व्याख्यान के उपरांत भी हो, जो अभी तक केवल 2-3 क्वेरियां आई हैं, तो आप उस पे यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। हमारी टीम उसका लगातार निगरानी करती है। यदि हो सकेगा तो मैं उनके माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से ही आपको कमेंट्स करके या उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आप लोग का जो श्रोता सुन रहे थे उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरी यहाँ पर इस व्याख्यान को आयोजित करने में जो भी उपस्थित मेरे साथी रहे हैं, एसबी शर्मा जी, उमेश भगवती जी और हमारे ट्रेनी जजेज, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे व्याख्यान देने के लिए इतना अच्छा व्यवस्था इस मंच पर उपलब्ध कराई। और साथ ही टेक्निकल स्टाफ जो कि इसकी रीढ़ की हड्डी है, उसका तो